हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट 2021 में जो हुए थे उनको डिस्कस कर रहे थे। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण 3 दिन क्लास गैप हो गई, उसके लिए सॉरी। ठीक है, आज हम लोग फिर से क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने 20 तारीख को जो पेपर हुआ था 20 दिसंबर 2021 को, उसको सॉल्व कर लिया था। 21 तारीख का पेपर सॉल्व हो गया था, 22 तारीख का पेपर सॉल्व हो गया था। आज हम अब पहुंच गए हैं 23 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था सीटेट 2022 का प्राइमरी लेवल का पेपर है, कक्षा 1 से 5 तक का। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाल विकास यानी कि सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम लोग हर एक क्लास में कर रहे हैं, और इन क्वेश्चंस को पढ़ करके आप देख पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, और इस बार भी क्वेश्चंस का फॉर्मेट यही रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्वास्थ्य की वजह से ही मैं आपके कोई भी कमेंट ना तो यूट्यूब पे ना तो सोशल मीडिया हैंडल्स पे कहीं भी कोई भी किसी का भी रिप्लाई नहीं हो पाया है, उसके लिए सॉरी। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि यह अवधारणा है कि बच्चों का जो आचरण है उसको हम प्रबलीकरण यानी कि रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के माध्यम से बदल सकते हैं। यूँ कहें कि दबाव और दंड के माध्यम से बदल सकते हैं। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से, बात किसकी हो रही है, प्राथमिक रूप से विकास जो है वो किससे प्रभावित होता है, केवल आनुवंशिकता से, आनुवंशिकता और वातावरण से। अगर सीधा पूछ ले कि विकास का प्रभाव विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक रूप से, और वो भी प्रबलीकरण और दंड के माध्यम से। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर आप जैसे बच्चे को कह रहा है कि प्रबलीकरण यानी कि आप उस पर दबाव डाल करके, उसको दंड दे करके, तो हम कुछ भी करवा सकते हैं ना। हम बच्चे से दंड दे करके, दबाव डाल करके कुछ भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे केवल वातावरण से हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चे को एटमॉस्फेयर ही ऐसा दे रहे हैं, दंड का, दबाव का, उस पर दबाव है। तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें डंडे चलेंगे या तुम्हें पिटाई करेंगे तुम्हारी, है ना, पीटे जाओगे, तुम्हें दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम उसको जैसा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं वैसा ही बच्चा बन जाएगा, उसको हम परिवर्तित कर देंगे। लेकिन अगर हम बच्चे को स्वतंत्र वातावरण देंगे तो जैसा एटमॉस्फेयर उसको मिलेगा उसे वैसा वो अपने आप स्वतः ही बनता चला जाएगा। अगर हम बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें अच्छा वातावरण बच्चे के लिए क्रिएट करना होगा, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है प्रबलीकरण और दंड के माध्यम से, तो हम चले जाएंगे केवल वातावरण के माध्यम से। जैसा वो एटमॉस्फेयर देंगे वैसा बच्चा बन जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले, यानी कि अभी बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ पाया है ना तो लिखना सीख पाया है, गेंद फेंकना सीख गया है बच्चा, है ना, गेंद फेंकने की क्षमता उसके अंदर आ गई है, पेंसिल नहीं पकड़ पाता है, लिख नहीं पाता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें भी ये क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन था और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो इसमें कौन सा सिद्धांत होगा, शीर्षगामी होगा, शीर्षगामी जिसको हम इंग्लिश में सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल कहते हैं, अधोगामी होगा जिसको इंग्लिश में प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं, विकास क्रम की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न होगा, या फिर एकीकरण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अधोगामी सिद्धांत के अकॉर्डिंग वृद्धि और विकास जो होता है वो निकट से दूर की ओर, नियर टू डिस्टेंस के सीक्वेंस का अनुसरण करता है। इसके अकॉर्डिंग पहले केंद्र में स्थित जो अंग है उनकी रचना और उन पर कंट्रोल होता है, फिर केंद्र से दूर, फिर केंद्र से दूर जो स्थित अंग हैं उनकी रचना और उन पर कंट्रोल होता है। ठीक है, इस यही रीजन है कि बच्चा पहले जो है कि गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, उसके बाद ही वो लिखने, जैसे कि छोटा सा बच्चा होता है, हम उसके साथ खेल रहे होते हैं, अगर उसके हाथ में बॉल दे दो तो वो बॉल फेंक लेता है, दूर तक फेंक लेता है, लेकिन उसे अगर लिखने के लिए कह दो तो वो नहीं लिख पाता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा अधोगामी सिद्धांत हो गया, जिसमें बच्चा पहले क्या करता है, उसको गेंद फेंकने की क्षमता तो आ गई लेकिन लिखने की क्षमता अभी उसके अंदर नहीं आई है। अधोगामी सिद्धांत जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, गत्यात्मक, गत्यात्मक जिसको इंग्लिश में मोटर कहते हैं, और संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट डैश होता है। ये बाल्यावस्था तक सीमित है, किशोरावस्था तक,
वयस्कावस्था तक या फिर संपूर्ण जीवन काल के दौरान। तो प्यारे बच्चों, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक जो विकास है यह आपका संपूर्ण जीवन काल के दौरान चलता रहता है। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? यहाँ पे बात हो रही है प्राथमिक समाजीकरण की, प्राइमरी एजेंसी की। ठीक है, विद्यालय है, धर्म है, परिवार है या समुदाय है? हमने आपको पहले ही बताया था कि प्राइमरी एजेंसी में, प्राथमिक समाजीकरण में हमारा परिवार आ जाता है। आपका विद्यालय हुआ, धर्म हुआ, कोई समुदाय हुआ, ये सभी द्वितीय समाजीकरण में आते हैं। किस में आते हैं? द्वितीयक। परिवार प्राथमिक में क्यों आता है? क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार, अपने मित्र मंडली, अपने पास पड़ोस से ही सब सीखता है, जबकि बाकी चीजें तो फिर वो विद्यालय से या धर्म या समुदाय ये सभी द्वितीयक में आ जाएगा। ठीक है, बच्चों के समाजीकरण में जो परिवार होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए वो प्राथमिक है ना। और परिवार ही बच्चों की प्रथम पाठशाला मानी जाती है। बच्चों के द्वारा परिवार के साथ जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में, उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए परिवार जो है वह प्राइमरी एजेंसी हो जाएगा। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया हैं या भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं? तो देखिए, इसमें जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो जीन पियाजे ने कहा है कि चिंतन जो है वह भाषा का निर्धारण करता है। क्या कहा है? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कहा गया है चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, यानी कि इनका कहना है कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। बच्चे के अंदर पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। पियाजे के अकॉर्डिंग पहले बच्चों का विकास होता है फिर भाषा आती है। बच्चे जो है वो ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो राइट हो जाएगा। 6th वन है, 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है। 2 गिलासें हैं मान लीजिए, ठीक है, उनमें समान मात्रा में जल है, परंतु अनु को लगता है, अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। मान लीजिए ये गिलास है यहाँ पे, ठीक है, ये गिलास है, ये गिलास काफी लंबा है और एक ये गिलास है, ये गिलास क्या है? ये गिलास काफी चौड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें पानी जितना होगा वो इसमें भी हो सकता है, बराबर आएगा, है ना। ये चौड़ा है, छोटा है, और ये सिर्फ पतला पतला लंबा गिलास है। लेकिन जो अनु है वो भी छोटी बच्ची है, उसको इतनी समझ नहीं है, वो सोचती है कि इसमें पानी ज़्यादा होगा, ये भले ही कितना भी चौड़ा हो लेकिन उसको लगता है इसमें पानी ज़्यादा होगा क्योंकि ये गिलास बड़ा है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग पियाजे कहते हैं कि अनु की जो सोच का आधार है वो केंद्रीयता है। क्या है? केंद्रीयता, सेंट्रेशन जिसको कहते हैं, क्योंकि अनु को सिर्फ इतना पता है कि जो अनु जो है गिलास के बाहरी सतह को देख पा रही है, उसकी जो विशेषताएं हैं, यानी कि वो जल के बारे में नहीं सोच रही है, सिर्फ गिलास को बाहर से देख करके उसी के कॉन्सेप्ट को वो समझती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट हो जाएगा, केंद्रीयता। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार। देखिए, पियाजे से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता, इंग्लिश में इसको रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्सिबिलिटी। प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना। आपने कोई काम किया, फिर आप वापस उसको उसी स्टेज में ले आओ। किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना, यानी कि जहाँ से उसको शुरू किया था आप वापस उसी स्टेज पर वापस आ जाओ। कर पाना किस स्टेज की बुनियादी उपलब्धि है? संवेदी गामक चरण, जिसको हम इंग्लिश में सेंसरी मोटर कहते हैं, ये अवस्था जीन पियाजे के अनुसार 0 से 2 साल तक की होती है। ठीक है, 0 से 2 साल बच्चे की जो अवस्था होती है उसे संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक चरण, इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल कहते हैं। यह आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है बालक की। कितनी? 2 से 7 साल की। मूर्त संक्रियात्मक चरण, यह आपका 7 से 11 वर्ष तक होता है। और जो लास्ट वन है ये आपका 11 से लेकर के वही 18-19 तक रहता है, यानी कि 11 से शुरू होकर के वयस्कावस्था तक कहा गया है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। तो इस अवस्था में अब इसमें से कौन सी अवस्था है कि बच्चा उल्टे क्रम में कर पाएगा चीज को, यानी कि उसको जहां से शुरू किया था वापस उसी पॉइंट पर आ पाएगा? तो वो जो अवस्था है आपकी वो है 7 से 11 साल की। क्या है? 7 से 11 साल, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक चरण। क्या?
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इस स्टेज में बच्चे के अंदर तर्क शक्ति की क्षमता का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं, अमूर्त रूप से सोच सकते हैं। तो यहाँ बच्चा जो है अगर किसी काम को उसने किया है तो वो वापस उसी बिंदु पर आने की क्षमता उसके अंदर होती है। एक गणित अध्यापिका है, उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को, क्या उच्चतर कौशल यानी कि मोर स्किल्ड पीयर्स को अपने सहपाठियों की सहायता से और मार्गदर्शन करवाती है, अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है, यानी कि मोर स्किल्ड पीयर्स टू सपोर्ट एंड गाइड टू अदर स्टूडेंट्स। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद, बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत। अब यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने दिया। और क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया? बीएफ स्किनर ने दिया, है ना। जीरोम ब्रूनर का रचनावाद हो गया, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत हो गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को, जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, उनसे जो है जो उनके सहपाठी हैं उनको हेल्प करवाना, उनका मार्गदर्शन करवाना। तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? ये आपका लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त करके अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं, ऐसा लेव वाइगोत्स्की कहते हैं, है ना। और डेवलपमेंट के इस प्रोसेस को वह अनुकरण को आधार बना करके कर सकते हैं, यानी कि दूसरे की नकल करके अनुकरण को आधार बना करके कर सकते हैं। और इस प्रकार जो अध्यापिका है, जो टीचर है, वो उच्च कौशल पूर्ण छात्रों के द्वारा उनके जो सहपाठी हैं, जो पीयर्स हैं, उनको सहयोग और मार्गदर्शन द्वारा सीखने पर बल देकर के उनका संज्ञानात्मक विकास करने का प्रयास कर रही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो राइट वन हो जाएगा यहाँ पे। लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और भौतिक जगत, भाषा और संस्कृति, या फिर भाषा और परिपक्वता। तो लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत भाषा और संस्कृति पर आधारित है। किस पर? भाषा और संस्कृति पर आधारित है। इसके अकॉर्डिंग भाषा और संस्कृति डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालक समाज और संस्कृति में रह करके अनुकरण द्वारा सीखते हैं, ऐसा लेव वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट वन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जेंडर जो है वह कैसी अवधारणा है? तो जेंडर जो है वह एक सामाजिक अवधारणा है। कैसी है? जेंडर क्या है? एक सामाजिक अवधारणा है जिसको हम सोशल कहते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर लिखा होता लिंग कैसी अवधारणा है, तो लिंग जो है आपका वो जैविक अवधारणा हो जाता। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अकॉर्डिंग वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? तो यहाँ पे जो नीता है वह प्रकृतिवाद, किसका? प्रकृतिवाद बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि प्रकृतिवादी बुद्धि के द्वारा वनस्पतियों या जीवों की पहचान और वर्गीकरण में सुविधा होती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अकॉर्डिंग बुद्धि एक प्रकार की इकाई नहीं है, बल्कि यह अलग अलग व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की हो सकती है। प्रकृतिवादी बुद्धि पर्यावरण के जो तत्व हैं उनको और उनके अंतर को पहचानने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट वन हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है जो कि बड़ा क्वेश्चन है, ठीक से पढ़िएगा। कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं को संभालने के लिए, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को संभालने के लिए एक प्राथमिक शिक्षिका को, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक की एक शिक्षिका है, निम्न में से उन्हें क्या करना चाहिए? यानी कि उन्हें बच्चों के अंदर जो बच्चे अलग अलग लिंग, जाति, धर्म, समूह से आए हैं, उस सब में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, उनको संभालने के लिए उसे क्या करना चाहिए? कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? तो देखिए, कड़े नियम और दंडित दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं। ऐसा आप कभी नहीं करेंगे। दंड करेंगे तो, दंड देंगे तो जेल चले जाएंगे। तो ये तो ऑप्शन हमारा पहले ही कट गया।
प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए? चलो देखते हैं। सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को अधिगम के अनेक अवसर प्रदान करने चाहिए? ये ऑप्शन आपका बेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि कक्षा में अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को संभालना चाहते हैं तो उसके लिए एक जो प्राथमिक शिक्षिका है, टीचर है, उसको विद्यार्थियों को उसके लर्निंग के अनेक अवसर प्रदान करने चाहिए। क्योंकि क्लास में अलग अलग योग्यताओं से जो बच्चे होते हैं उनकी अलग अलग योग्यताएं होती हैं, है ना, और अध्यापक को उनकी इंडिविजुअल जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, उनको ध्यान में रख करके अपना शिक्षण कार्य करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट वन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है। यानी कि यहाँ पे जो बच्चा है उसको ध्यान रखिए, पहले तो 8 वर्ष का बच्चा है, बात 8 वर्ष के बच्चे की हो रही है, ठीक है। 8 वर्षीय बच्चा है, उसको लगता है कि चोरी करना गलत है। क्यों? क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे क्या कर देंगे, निष्कासित कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्शन दे देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की ओरिएंटेशन का जो है चरण का प्रदर्शित करता है वो, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार वह अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण यानी कि ओरिएंटेशन को प्रदर्शित करता है। इस स्टेज में बच्चा अच्छा बन करके अन्य व्यक्तियों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है। इस स्टेज में बच्चे अच्छे व्यवहार में इंटरेस्ट लेते हैं, जो कुछ आदर्श को या अन्य को अच्छा लगे, या जो दूसरे लोग हैं उनकी सहायता करें, या दूसरे लोग उन्हें शाबाशी दें, उन्हें स्वीकार करें कि हाँ चलो ठीक है वो अच्छा काम कर रहा है, यही उत्तम माना जाता है। इसलिए बच्चों को गलत व्यवहार करते देख रोकने का प्रयास किया जाता है कि बच्चा गलत व्यवहार ना करे, उसको तुरंत रोका जाए। बच्चों के द्वारा पूरे वर्ष के दौरान यानी कि पूरे साल में किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है, क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं? रूब्रिक, फाइल, आंकड़ों का प्रपत्र या फिर पोर्टफोलियो। तो प्यारे दोस्तों इसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो में छात्र के द्वारा किए गए कार्यों का संग्रहण होता है, यानी कि किसी छात्र की क्या उपलब्धियां हैं, क्या कमियां हैं, इन सब की जानकारी किसमें? पोर्टफोलियो में उपलब्ध रहती हैं, है ना। कह सकते हैं कि किसी बालक के जीवन की प्रत्येक स्टेज के बारे में जानकारी जिस फाइल में मिलती है उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। बात क्लियर हुई और समझ में भी आपके आ गई, ठीक है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन 15 कहता है एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को कैसा बनाती है? सक्रिय अन्वेषक, जिसको इंग्लिश में एक्टिव एक्सप्लोरर्स कहते हैं। देखिए अन्वेषक का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको एक्सप्लोरर्स कहते हैं, हिंदी में इसको खोजकर्ता कहते हैं, है ना। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। सक्रिय अनुयायी यानी कि एक्टिव फॉलोअर, निष्क्रिय अनुयायी पैसिव फॉलोअर, निष्क्रिय अन्वेषक पैसिव एक्सप्लोरर्स। प्रगतिशील स्कूल की बात हो रही है, इसमें जो दी गई शिक्षा है वह बच्चों को कैसा बनाती है? तो ये जो शिक्षा है वह बच्चों को सक्रिय अन्वेषक बनाती है, एक्टिव एक्सप्लोरर्स बनाती है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को करके सीखने पर बल देती है। क्या करती है? बच्चों को करके सीखने पर बल देती है। यहाँ पे अन्वेषक और वो भी सक्रिय, एक्टिव होकर के बच्चा खोज करके सीख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो राइट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? अब ये प्रवाह क्या है? प्रवाह को इंग्लिश में फ्लुएंसी कहते हैं, और किसी समस्या पर अधिक से अधिक अनुक्रिया प्रस्तुत करना ही प्रवाह कहलाता है। क्या होता है? किसी समस्या पर अधिक से अधिक अनुक्रिया प्रस्तुत करना प्रवाह कहलाता है। विस्तारीकरण क्या है? इसको इंग्लिश में इलैबोरेशन कहते हैं, है ना। और जैसे कि जो विचार दिए गए हैं उनकी विस्तृत व्याख्या करना विस्तारीकरण कहलाता है। लचीलापन इंग्लिश में इसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, और हिंदी में इसे किसी भी समस्या पर दिए गए जो भी प्रत्युत्तर है उनमें विभिन्नताएं होना। तो ये किसके लक्षण हैं?
तो ये जो है वो सृजनात्मकता, क्या सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी के लक्षण है। किसके लक्षण है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी वह एबिलिटी है, वह योग्यता है जो बालक को किसी समस्या या व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए नए नए ढंग से सोचने और विचार करने के योग्य बनाती है। जो सृजनशील बालक होता है वो किसी भी चीज को लेकर के एक तरीके से नहीं, अनेक तरीके से सोचता है, एक रास्ते से नहीं अनेक रास्तों से उसको हल करने का प्रयास करता है ना। और जो सृजनशील बालक होता है वो किसी विषय को सरलता से समझ लेते हैं। ऐसे बालकों में क्रियाशीलता अधिक होती है, वो एक्टिव बहुत होते हैं। ये बालक हमेशा किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं, खाली भी बैठेंगे तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, क्योंकि सृजनशील बालक की ये विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि शारीरिक चुनौती। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आदत डालिए और पढ़ना सीखिए। शारीरिक चुनौती यानी कि शरीर में समस्या है, बच्चा विकलांग हो सकता है, दिव्यांग हो सकता है ना, इस तरीके से शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? तो उसके लिए सबसे जरूरी होती है आधारभूत अभिगम्यता, जिसको इंग्लिश में इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी कहते हैं। शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए आधारभूत अभिगम्यता, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि शारीरिक रूप से बाधित विद्यार्थियों के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था बिना आधारभूत अभिगम्यता के संभव नहीं है। इसके लिए अच्छी तरह से शैक्षिक योजना का निर्माण करना चाहिए, जिससे हर एक विद्यार्थी की आवश्यकताएं पूरी हों। और संसाधन के रूप में हम मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं। छात्रों की जरूरतों और गंभीरता के बेस पे उनको पर्याप्त मात्रा में सेवाएं और समर्थन देना चाहिए। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 18 है पठन वैकल्य, इंग्लिश में इसको डिसलेक्सिया कहते हैं, को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? तो इसको जो है किस में किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका अधिगम विकारों का बहुक्रम, हल्की मानसिक मंदता, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, या बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञानक अक्षमताएं। किस में किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा, अधिगम विकारों का बहुक्रम। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है पढ़ने में विकार होना या किसी तरह की समस्या या कमी है, ठीक है, जिसमें सीखने की कमी या योग्यता की कमी होती है ना। तो इसको पैटर्न वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया, पढ़ने में असमर्थता, जैसे बच्चा क्या करता है, गॉड को डॉग पढ़ सकता है, बी को डी पढ़ सकता है, शॉ को वाज पढ़ सकता है, ये प्रॉब्लम्स बच्चे को होती हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत इसमें से नहीं है? क्षमता, इक्विटी, पृथक्कीकरण और नामीकरण यानी कि सिग्रेशन और लेबलिंग, विभिन्नता। देखिए पृथक्कीकरण और नामीकरण, इसको हम इंग्लिश में सिग्रेशन कहते हैं, इसको लेबलिंग कहते हैं, है ना। तो ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं। क्या हैं? नेगेटिव वर्ड हैं। देखिए सीटेट की कुछ कीज होती हैं, कीज का मतलब जैसे कुछ नेगेटिव वर्ड कुछ पॉजिटिव वर्ड, तो कई आंसर तो ऐसे होते हैं जो हम नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को देख करके ही कर सकते हैं। यहाँ पे सिद्धांत नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। अच्छा चलो नेक्स्ट ऑप्शन है विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग तंत्र अनुकूलन, व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना। तो एक तो ये बात है कि हम समानता समता रखेंगे। समावेशी अध्यापन में हम सभी बच्चों को समान समझेंगे, उनकी जो विभिन्नताएं हैं उनको भी हम क्या करेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम अनुकूलन का प्रयास करेंगे, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम अपनाएंगे। बच्चे अलग अलग जाति, धर्म, लिंग, समूह, योग्यताओं से आते हैं तो हम उनका भी सम्मान करेंगे। लेकिन यहाँ पे पृथक्कीकरण और नामीकरण ये जो है नेगेटिव है, जैसे कि आपका ये सिग्रेशन लेबलिंग हो गया, ये इसका समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो राइट हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ में चले जाएंगे। बहुत ही गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, कथन ए कहता है कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे, जो कुम्हार के बच्चे होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। अधिगम और विकास एक सामाजिक संस्कृति में होता है, तो बात तो ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं ए की। चलो देखते हैं।
ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है की, तो ऑप्शन डबल हो गया। ए सही लेकिन आर गलत है, ऐसा भी नहीं है, आर गलत भी नहीं है। ए और आर दोनों गलत है, जी नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं, कुम्हार के बच्चे, क्योंकि ये उनका पैतृक समुदाय होता है। वो अपने जन्म से ही अपने पिताजी के साथ, दादाजी के साथ लगे रहते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने में उनकी हेल्प भी करते हैं। तो उन्हें ये चीज़ ज्ञात हो जाती है कि अगर हम घड़ा बनाएंगे तो उसमें कितनी मिट्टी लगेगी, कितना द्रव्यमान लगेगा। छोटा घड़ा बनाएंगे कितना द्रव्यमान लगेगा। छोटा सरवा बनाना होता है जो दीपावली में जिसका यूज़ करते हैं, उसमें कितनी मिट्टी लगेगी। ये सारी चीज़ें वो अपने पैतृक जो उनका ये व्यवसाय है, अपने पिता के साथ लग करके ये सब सीख लेते हैं। ठीक है, तो बात ए भी सही है। अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, बात ये भी सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ठीक है, तो दोनों ही सही है। ऑप्शन ए आपका जो है वो राइट वन हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है। इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? प्रतिमान की क्रियाओं को याद करना, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन, या प्रतिमान के व्यवहार को दोहराना और अभ्यास करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि पे अटेंशन टू द मॉडल। पे अटेंशन टू द मॉडल। जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना होता है, जो उसके अधिगम के संबंधों में सहायक होते हैं। प्रतिमान के द्वारा बच्चों के अधिगम को अधिक सार्थक और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। प्रतिमान का मतलब है मॉडल। मान लीजिए आपको बच्चों को पृथ्वी पढ़ानी है, पृथ्वी के बारे में पृथ्वी पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा मॉडल क्या रहेगा? ग्लोब के माध्यम से हम बच्चों को पूरी पृथ्वी पढ़ा सकते हैं, ग्लोब के माध्यम से, है ना। तो प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चे का ध्यान हम पूरे मॉडल पे जो ग्लोब है उस पर केंद्रित कर लेंगे, बच्चे को पूरी पृथ्वी हम समझा देंगे उसके माध्यम से, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, अधिगमकर्ताओं द्वारा यानी कि बाय लर्नर्स की गई त्रुटियां, उनकी जो एरर्स हैं उनको समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चे जो भी गलतियां कर रहे हैं वो हम टीचर्स को उनकी गलतियों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसी के माध्यम से तो हम समझ सकते हैं कि बालक क्या गलती कर रहा है, कौन सी चीज़ वो पकड़ पा रहा है, कौन सी नहीं पकड़ पा रहा है, समझ में उससे क्यों नहीं आ रही है। ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। चलिए 4 ऑप्शन है नीचे। वह कमजोर और तीव्र छात्रों को पहचान कर सकती है, इससे हम कमजोर छात्र और तीव्र छात्रों को पहचान कर पाएंगे। या फिर अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकते हैं, अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकते हैं, अधिगमकर्ताओं को अलग और श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बच्चों को गलतियां ढूंढ के उनको अलग अलग कर देंगे और अभिभावकों को शिकायत करेंगे तो हम काहे के लिए बैठे हैं फिर, है ना। कमजोर और तेज छात्रों को भी नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, सीधी सी बात है, बेस्ट ऑप्शन है कि जो लर्नर्स हैं उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझ पाएंगे कि बालक किस तरीके से सोचते हैं, क्या उनके समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। जो चीज़ हम समझा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, आखिर बच्चे के समझ में क्यों नहीं आ रहा है, किस तरीके से वो उस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, किस तरीके से उस पर वो चिंतन कर रहे हैं, किस तरीके से विचार कर रहे हैं, ये चीज़ हमको समझनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बेस्ट वन ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग अधिगम डैश होना चाहिए। कैसा अधिगम होना चाहिए? विषय वस्तु अभिमुख यानी कि कंटेंट ओरिएंटेड या पाठ्यपुस्तक केंद्रित, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल, या फिर व्यवहारात्मक जिसको हम बिहेवियरिस्टिक कहते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग जो हमारा अधिगम हो वो प्रयोगात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रयोगात्मक। इसमें छात्रों को वास्तविक दुनिया से रिलेट करके उनको समझाना होता है, इससे बच्चे अपने ज्ञान और कौशल को लागू करने का अवसर उनको मिल पाएगा, प्रयोग करके सीख पाएंगे बच्चे। प्रयोगात्मक अधिगम में शिक्षार्थी न केवल करके सीखते हैं बल्कि वे अनुभव के बेस पे नई एक्टिविटी करके सीखते हैं। ठीक है, और अनुभव के बेस पे विद्यार्थी सिखाई जा रही जो भी सामग्री है उसके बारे में नए विचार उनके अंदर आते हैं और बेहतर तरीके से बच्चा सीख पाता है। इसलिए प्रयोग करके प्रयोगात्मक विधि से बच्चों को सिखाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू 2020। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी जो है वो गहरे लंबे श्वास भरती है। हम लोग भी पहले जब
पेपर हुआ करते थे तो परीक्षा शुरू होने से पहले खूब गहरी गहरी लंबे सांस लिया करते थे दुश्चिंता से निपटने के लिए। किससे? दुश्चिंता। दुश्चिंता का मतलब क्या है? यहाँ पे एंग्जाइटी है। दुश्चिंता का मतलब एंग्जाइटी से निपटने के लिए वह डैश तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। कौन सी तकनीक यहाँ पे वो अपना रही है? समस्या समाधान, भाव नियमन, परिहार्यता या फिर खंडन। तो यहाँ पे वो भाव नियमन, किसका? भाव नियमन, यानी कि इमोशन मैनेजमेंट। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इमोशन मैनेजमेंट। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी इंग्लिश सीखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे टीचिंग आपके एग्जाम में जो आप हिंदी में नहीं समझ पाएंगे। भाव नियमन यानी कि इमोशन मैनेजमेंट। तो इसलिए कर रही है जिससे वो परीक्षा के वातावरण में अनुकूलन कर सके और मानसिक रूप से, है ना, मेंटल रूप से कंसंट्रेट कर पाए अपने एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही और सटीक आंसर हो जाएगा। कोविड महामारी आ गई। देखो, कोविड-19 महामारी में तालाबंदी, कोई बताए तालाबंदी क्या होता है? तालाबंदी मतलब लॉकडाउन। ड्यूरिंग लॉकडाउन, तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ाना पसंद करती है। तो रोहिणी जो है वो क्या कर रही है? रोहिणी एक क्या कर रही है? स्वतः प्रेरित अधिगम करता है। क्या हो जाएगी? स्वतः प्रेरित, यानी कि उसको किसने मोटिवेट नहीं किया, वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर हो जाएगी, है ना। रोहिणी क्या है? स्वतः प्रेरित अधिगमकर्ता। स्वतः प्रेरित अधिगमकर्ता जो होता है वो आंतरिक पुरस्कारों के कारण संलग्न होता है ना। जैसे किसी विषय में इंटरेस्ट होना। आंतरिक अभिप्रेरणा उन कार्यों हेतु प्रोत्साहन प्रदान करती है जो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। बालक स्वतः प्रेरित होकर के अपने अधिगम को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट वन हो जाएगा। और हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? यानी कि अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस होल्ड बाय चिल्ड्रन रिप्रेजेंट क्या दर्शाती हैं? अधिगम अक्षमता, इनएबिलिटी टू लर्न, या फिर किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार। इंटिविटी आइडियाज अबाउट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, निराधार दावे, इंग्लिश में बेसलेस एजर्शंस कहते हैं। स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव, जिसको हम परमानेंट कॉन्सेप्शनल स्टैग्नेशन कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी, किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार। किसी बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां किसी संप्रदाय यानी कि कॉन्सेप्ट के बारे में सहज विचार को दर्शाती, किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार को दर्शाती है। ठीक है। और समानता या असमानता के बेस पे वस्तुओं को वर्गीकृत करने का जो प्रोसेस ही संप्रदाय को सीखना है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, धीरे धीरे हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं। 30 क्वेश्चन है ओनली। और क्लास कैसी रही कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों तक, कॉलेज ग्रुप में हर जगह शेयर कीजिए। हम लोग बेहतरीन क्लासेस चलाएंगे। हेल्थ ठीक नहीं, स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से 3-4 दिन क्लास नहीं हो पाई। और ठीक है, बाकी बहुत जल्दी बेहतर तरीके से अच्छे होकर के और काम करेंगे। निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए लाभकारी हैं, प्रभावकारी हैं? संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, या कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 तो ए सही है, संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल। भाई, कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए लाभकारी हैं? संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल। अगर आप क्लास में मानचित्र का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चे उससे बेहतर सीखेंगे, है ना। दूसरा है विविध सामग्रियों का प्रावधान होना। आप अलग अलग तरीके की सामग्री ला रहे हैं, बच्चा उसको भी देख करके बेहतर तरीके से समझेगा। कहानियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चा हर एक चीज को कहानी से जोड़ करके बहुत बेहतर सीखता है। तो इसलिए आपके ऑप्शन आशादा यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आपके राइट थे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है। तो क्या है? एक प्राथमिक शिक्षिका कक्षा 1 से 5 तक की अध्यापिका है, अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है कि भैया कोई भी जानकारी हो तो उसको कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखना। शिक्षण की जो ये विधि है वो क्या दर्शा रही है? क्या है ये? अत्यधिक प्रभावकारी है क्योंकि पूर्वाभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं, या प्रभावकारी है
क्योंकि किसी भी जानकारी की 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने से तत्काल भूलने की संभावना रहती है। तो ऐसा तो नहीं कि अगर हम 5 बार से कम करते हैं तो तुरंत भूल जाएंगे, है ना। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अध्ययन की उपयुक्त तकनीकी नहीं है, बात ये भी सही है। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि पूर्वाभ्यास अर्थपूर्ण अध्ययन को एक जटिल प्रक्रिया है। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका वो सी है, प्रभावकारी नहीं है। क्या है? प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अध्ययन की उपयुक्त तकनीकी नहीं है, क्योंकि अर्थपूर्ण अध्ययन में केवल बालक स्वयं सक्रिय होकर के सीखता है और अपने निजी एक्सपीरियंसेस से ज्ञान का एक्टिव निर्माण करता है। पूर्वाभ्यास या पुनरावृत्ति अर्थपूर्ण अध्ययन में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो राइट हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ मैं व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है उनमें दे दूंगा और टेलीग्राम पर भी दे दूंगा ताकि आप रिवाइज कर पाएं, है ना। उसमें हम आंसर टिक करके नहीं देते हैं। बच्चे कहते हैं सर आंसर टिक करके दीजिए, आंसर टिक करके दे देंगे तो फिर आप बाकी ऑप्शंस कैसे पढ़ेंगे? जब बाकी ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, आंसर कैसे ढूंढेंगे? वीडियोज देखिए, उन पीडीएफ से हेल्प लीजिए, फिर अपने आप सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? कलन विधि, अन्वेषण विधि। कलन विधि और अन्वेषण विधि ये दोनों, ऑप्शन ए और बी। कलन विधि को इंग्लिश में एल्गोरिथम कहते हैं, अन्वेषण को इंग्लिश में ह्यूरिस्टिक कहते हैं। समस्या समाधान के लिए प्रभावकारी योजनाएं जैसे कि कलन हो गया, अन्वेषण हो गया। कलन में क्या है कि समस्याओं को एक क्रम के रूप में परिभाषित करती है जिनकी रूपरेखा इस प्रकार होती है कि यह समस्या को एक विशिष्ट क्रम में क्रियान्वित किया जाए और इसे इच्छा के अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे। अन्वेषण जिसमें बच्चा खोज करके सीखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और कमेंट किए बिना आप नहीं जाएंगे। और आप अपनी राय भी दे सकते हैं, ठीक है। क्या हम इसमें जैसे जो मैंने इसे पहले वाली क्लास ली थी उसमें हमने डायरेक्ट फोटो खींच करके हिंदी इंग्लिश साथ में था, वैसे करवाएं या ऐसे कंप्यूटराइज्ड करवाएं, ठीक है। और बाकी जो भी आपका सुझाव हो दिल से उसका स्वागत है। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। सबसे पहले ही लिखा है रट्टू तोता वाला, रटना जहां मिल जाए तुरंत काट दो। विचारावेश, स्कीम में सक्रियता, संकल्पना, मानचित्र, नहीं तो सभी ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन है ना। और लेकिन रटना जो है ये रोट मेमोराइजेशन बहुत नेगेटिव है, यही आपका जो है इसमें पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आई होप क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।